आप सभी के बीच में आज जीएनएम थर्ड ईयर का आपका यह लॉन्ग क्वेश्चन का दूसरा वीडियो है। सब्जेक्ट है आपका मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी, स्त्री एवं प्रस्तुति होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा कि आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन में यह दूसरा प्रश्न है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और छोड़ दीजिएगा तो सीधा 10-15 नंबर गंवा दीजिएगा। एक क्वेश्चन 10 नंबर 15 नंबर का रहता है। तो अगर अब मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपका जो सिलेबस है वो मिड में पहुंच चुका है, मतलब मध्य में, बीच में पहुंच चुका है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पढ़िए, समझिए, जो टर्म नहीं आता है उसको कमेंट में लिखिए, मैं उस टर्म को एक लाइन में, एक वर्ड में समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। आज हम मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी का यह दूसरा लॉन्ग वीडियो है और जीएनएम थर्ड ईयर, ठीक है। चलिए देखते हैं मेरे डियर। यहाँ पे प्रसव का तृतीय अवस्था क्या है, इस अवस्था का प्रबंध व नर्सिंग देखभाल का वर्णन करें। आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो प्रसव का तृतीय अवस्था है तो आप लोग को पता होना चाहिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो नहीं पता होगा, क्लियर बातें हैं। बाकी मैं आप लोग को तीनों अवस्था पढ़ा चुका हूँ कि फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, मतलब तीनों अवस्था के डिफिनीसन बता चुका हूँ और कितने प्रकार के अवस्था होते हैं तो वही बता चुका हूँ। तो अवस्था के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ये जो तीनों अवस्था है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तृतीय अवस्था तक, मतलब तीनों अवस्था के लॉन्ग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से आपको पूछेगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न हम लेकर आए हैं तृतीय अवस्था के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि जब प्रसव तृतीय अवस्था में हो तो उस दौरान प्रबंध में मैनेजमेंट क्या क्या करना चाहिए और नर्सिंग देखभाल क्या क्या करेगी, ठीक है। इस चीज़ को चलिए देखेंगे। इसी को दूसरा नाम पूछता है AMTSL। AMTSL का मतलब होता है कि एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, मतलब तृतीय अवस्था के दौरान सक्रिय रूप से प्रबंध, ये बताना है, ठीक है ना। तो प्रसव के तृतीय अवस्था का प्रबंध जो है, चलिए हम लोग देखते हैं। और यह ATMSL पूछेगा, फिर भी वही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर प्रसव के तृतीय अवस्था। मेरे डियर सबसे पहले एक बार और समझ लीजिए, एक बार और बता देते हैं यहाँ पे कि प्रसव के तृतीय अवस्था कब होता है, कब कहा जाता है। तो यह प्रसव का अंतिम अवस्था होता है। तृतीय अवस्था जो है प्रसव का, लेबर का अंतिम अवस्था होता है, जो शिशु जन्म से लेकर अपरा, नाभिनाल तथा झिल्लियाँ के बाहर आने तक की होती है। तृतीय अवस्था जो होता है बच्चे के जन्म लेने से लेकर, और अपरा जो प्लेसेंटा होता है, या जो नाभिनाल अम्बिलिकल होता है, और जो मेम्ब्रेन जो झिल्ली होता है बच्चे के साथ लगा हुआ आता है, उस सब का बाहर आने तक के यह अवस्था होता है, समझ गए। जैसे शिशु जन्म लिया, तो जैसे ही शिशु पूर्ण रूप से जन्म ले लेता है, तो शिशु जन्म लेने के कुछ देर के बाद जो है वहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, माँ के जो गर्भ होता है वहाँ से प्लेसेंटा लगा होता है, उस प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे का नाभि लगा होता है, सब ज्वाइंट होता है। तो बच्चे के जन्म के कुछ देर के बाद ऑटोमेटिक जो है क्या करता है कि वह प्लेसेंटा और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वह धीरे धीरे जो है छोड़ देता है यूट्रस से, और उसके साथ में विभिन्न मेम्ब्रेन होता है, झिल्लियाँ जो है लगा हुआ होता है, वह सब बाहर आता है। और यह अवस्था का जो समान अवधि होता है 15 से 30 मिनट तक रहता है, ठीक है। तो तृतीय अवस्था में समझ गए क्या होता है, कितना अवधि है। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप इन इंग्लिश को अच्छे से देख लीजिएगा। अब बातें आता है कि प्रसव के तृतीय अवस्था का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, मतलब अब तृतीय अवस्था का मैनेजमेंट कैसे कैसे आप कर सकते हैं, कैसे मैनेजमेंट होता है, समझ गए। मैनेजमेंट और नर्सिंग प्रबंध में अलग है बातें, समझ गए। प्रसव के तृतीय अवस्था का प्रबंध निम्न प्रकार से किया जाता है, अलग अलग प्रकार से जो है इसका प्रबंध किया जाता है, ओके। पहला है, इस अवस्था के प्रारंभ होने से ही महिला तथा नवजात शिशु का गंभीरता से अवलोकन करना चाहिए। जैसे ही तृतीय अवस्था प्रारंभ हो, शुरू हो जाए, बच्चे का जन्म लेना जो है शुरू हो जाए, तो ये जो अवस्था होता है बहुत ही संक्रमण काल का अवस्था होता है, बहुत ही जो है जटिल अवस्था होता है। थोड़ा भी गड़बड़ी होने से बच्चे में इन्फेक्शन हो सकता है या माता में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसका गंभीरता से जो है माँ और बच्चे दोनों का अवलोकन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, जटिलता की रोकथाम करना आवश्यक है। अब इसमें कोई भी जटिलता हो उससे पहले उसका रोकथाम करना आवश्यक है, तृतीय स्टेज का, ठीक है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, यह अवस्था महत्वपूर्ण एवं निर्णायक रहती है, अतः मिडवाइफ एवं ऑब्स्ट्रेक्शियन को सतर्क रहना चाहिए। मेरे डियर, यह जो अवस्था होता है यह निर्णायक होता है, और यह तृतीय अवस्था, जब लेबर का तृतीय अवस्था सफल हो जाता है तो डिलीवरी कंप्लीट रूप से सफल माना जाता है। अगर तृतीय
अवस्था जो कि आखिरी अवस्था है, यहाँ पे अगर कोई गड़बड़ी हुआ तो उसका जो है खमियाजा, उसका जो कठिनाई है वह माता और शिशु दोनों को हो सकता है प्रॉब्लम। तो इसलिए जो मिडवाइफ जो दाई होती है और जो ऑब्स्ट्रेक्शियन होती है, जो प्रसूति विभाग के जो मतलब ये होते हैं डॉक्टर, उनको इन सब का सतर्क रहना चाहिए यहाँ पे इस स्टेज में। चौथा है प्रसव के पश्चात लगभग 30 मिनट में नाभि नाल व अपरा को बाहर स्वतः ही निकलना चाहिए। अब होता यह है कि जैसे ही बच्चा जन्म ले लिया है तो चूँकि जन्म लेने के बाद प्लेसेंटा, अपरा और प्लेसेंटा हो, अम्बिलिकल हो और साथ में उसके बहुत सारे मेम्ब्रेन जो झिल्ली वगैरह है, ऑटोमेटिक वह जो है 15 से 30 मिनट के बीच निकल जाता है, समझ गए। तो ये जो है इसका मैनेजमेंट करना चाहिए, ठीक है, 30 मिनट तक। 5 नंबर का है स्राव सिक्रेशन को किसी भी प्रकार के असहनीय बदबू व महिला को ज्वर तो नहीं है, इसकी जांच करती रहनी चाहिए। अब इस दौरान जो है हो सकता है तृतीय स्टेज में महिला को पेन होने के कारण या सिक्रेशन होने से जो है असहनीय बदबू और महिलाओं को ज्वर तो नहीं है, इसका जांच करना चाहिए। मतलब जो सिक्रेशन निकलता है बच्चे के जन्म लेने के बाद वैजिना से, तो उसका जो है कोई असहनीय बदबू तो नहीं है उससे, सिक्रेशन उस द्रव्य में जो निकल रहा है, और साथ में महिला को कोई बुखार तो नहीं है, इसका जाँच करना चाहिए। असहनीय बदबू जो है यह एक आपके इन्फेक्शन का या गड़बड़ी का सूचक होता है, ठीक है ना। छठा पॉइंट है शिशु के नाभि नाल को नाभि से, देखिए शिशु के नाभि नाल को नाभि से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्लैंप कर देना चाहिए तथा क्लैंप के आगे 1-2 सेंटीमीटर की दूरी पर कस देना चाहिए एवं दोनों के मध्य से नाभि नाल को एसेप्टिक कंडीशन से काट देना चाहिए और क्लैंप लगा देना चाहिए। मेरे डियर, छठा पॉइंट ये कह रहा है कि जब नाभि नाल बाहर आ जाए तो क्या करना चाहिए, चूँकि नाभि तो प्लेसेंटा से लगा होता है, तो जब प्लेसेंटा बाहर आ जाए तो नाभि नाल भी ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। तो उस प्लेसेंटा से बच्चे को नाभि नाल को अलग करने के लिए क्या करते हैं कि बच्चे के जो नाभि होगा, जो जिसको हम लोग आमतौर पे अम्बिलिकल करते हैं नाभि, तो उससे 2 सेंटी से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से काटना चाहिए, जड़ से नहीं काटना चाहिए। 2 से 2.5 सेंटीमीटर छोड़कर काटना चाहिए और उसमें क्लैंपू लगा दे, ठीक है। उसके बाद क्लैंपू लगा के कस देना चाहिए और साथ में आगे भी कस दे और नीचा जड़ में भी कस दे और उसके बीच से काट देना चाहिए। मतलब प्लेसेंटा वाला को बीच से और बच्चे के इधर से, दोनों के बीच से क्लैंप लगा के जो है बीच से काट देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझना चाहिए। तो ये हो गया आपका छठा पॉइंट। जैसे इधर प्लेसेंटा से लगा हुआ है अम्बिलिकल नाल, ठीक है, और इधर जो है ये बच्चा है तो बच्चा के नाभि से लगा हुआ है, तो क्या करेंगे कि इधर से 2.5 सेंटीमीटर क्या करेंगे बच्चा का देख लेंगे तो एक क्लैंपू यहाँ लगा देंगे, ठीक है, और इधर से भी देख लेंगे और इधर एक क्लैंपू लगा देंगे, ठीक है। और जब दोनों साइड से क्लैंपू लगा देंगे दोनों साइड से, तो बीच से जो है प्लेसेंटा को एसेप्टिक कंडीशन में काटेंगे जहाँ पे कोई संक्रमण वगैरह ना हो। अब होगा क्या कि इधर क्लैंपू लगा देंगे तो इधर का तरफ इधर ही रह जाएगा, गंदगी वाला बच्चे में नहीं जाएगा, और इधर का जो है इधर ही रह जाएगा और बीच से कट जाएगा। समझ गए चीज़ को। चलिए नेक्स्ट है 7वां पॉइंट, देखिएगा यहाँ पे, जैसे ही शिशु गर्भ से बाहर आता है गर्भाशय तथा इसकी भित्तियाँ सिकुड़ने लगती है। यह सिकुड़न उस स्थान पर भी होता है जहाँ अपरा होता है। अपरा के मैटरनल सरफेस वाली रचना के भाग निकट आने लगते हैं, फलस्वरूप अपरा जो है गाढ़ा मतलब घना होने लगता है। इसी क्रिया के कारण अपरा दीवार से पृथक होना प्रारंभ होता है। अब 7वां स्टेप में मैनेजमेंट हम लोग को करना चाहिए कि जैसे अपरा, अब जैसे ही बच्चा बाहर निकल जाता है, गर्भ से बाहर निकल जाता है, तो जो यूट्रस समझिए, अगर नॉर्मल यूट्रस और प्रेग्नेंट टाइम का यूट्रस बहुत अंतर हो जाता है, लगभग 20 गुना के उसके साइज के आकार में अंतर हो जाता है। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो जो यूट्रस का आकार है प्रेगनेंसी पीरियड में वह धीरे धीरे जो है सिकुड़ने लगता है, ठीक है, उसमें शिथिलता, रिलैक्स होने लगेगा। जब वह सिकुड़ने लगता है, अपने स्थान पर आने लगेगा, तो जो उस यूट्रस से, जो उस यूट्रस के दीवार से जो प्लेसेंटा जो अपरा लगा हुआ रहता है, जिससे बच्चा का अम्बिलिकल कॉर्ड भी जुड़ा होता है उस अपरा से, तो वह अपरा जो है इसी सिकुड़न के कारण धीरे धीरे जो है क्या होता है कि यूट्रस के सरफेस से अलग होने लगता है, ठीक है। तो धीरे धीरे इसी कारण से यह बाहर आ जाता है, बिल्कुल छोड़ देता है यूट्रस के दीवार को, ठीक है। 8वां देखिएगा, अपरा के मध्य भाग, मतलब अपरा के, जैसे यह अपरा है, ठीक है ना, जैसे मानिए यह अपरा है, यह यूट्रस से लगा हुआ यह अपरा है, ठीक है। तो यह अपरा के केंद्र
पृथक होते ही रक्त का एक मोटा थक्का सा बन जाता है। ठीक है, अपरा के मध्य भाग केंद्र के पृथक होते ही रक्त का एक मोटा भाग थक्का सा बन जाता है, जिसे अपरा की परिधि पर दबाव बनता है और अपरा भित्ति डेसुडा की स्पॉन्जी की सतह से अलग हो जाता है। अपरा के अलग होते ही ताज़ा रक्त रिसने लगता है, क्योंकि मैटरनल सतह की रक्त वाहिनियाँ फट जाती है। अब होता यह है 8वां नेक्स्ट पॉइंट में कि जैसे ही अपरा जो है दीवार को छोड़ता है तो दीवार, चूँकि वह तो एक अंग है ना, यूट्रस तो एक अंग है, तो ब्लड तो होगा ही होगा वहाँ पे। तो जो अपरा उस यूट्रस के दीवार में जो 9 महीना से चपका हुआ था, जैसे जैसे आगे बढ़ता है बच्चा को वैसे वैसे प्लेसेंटा भी बढ़ता है, तो जैसे ही वह अपरा छोड़ता है तो क्या होता है कि उस अपरा में जो है जैसे ही प्लेसेंटा जो है छोड़ता है गर्भाशय यूट्रस के दीवार को, तो वहाँ से ताज़ा ब्लड जो है रिसने लगता है। ठीक है, यह क्यों होता है? क्योंकि अपरा जो है क्या होता है, जैसे ही अपरा यूट्रस के दीवार को छोड़ता है, अलग होता है, तो वहाँ जो रक्त वाहिनी जो यूट्रस का होता है वह फट जाता है और वहाँ से ताज़ा ब्लड जो है निकलता है। इसीलिए डिलीवरी के दौरान जो है ये सब जो है गिरते रहता है, ब्लड उलड या उसके साथ और सारे पदार्थ। 9वां पॉइंट है, अपरा के बाहर निकलने के पश्चात इसका खिंचाव झिल्लियों पर पड़ता है। इसी बीच महिला के जोर लगाने से झिल्ली भी बाहर आ जाती है। अब होता यह है कि अपरा जैसे ही छोड़ देता है, अपरा जैसे ही बाहर निकलने लगता है यूट्रस के दीवार को छोड़कर, तो जो है इसका जो प्रेशर जो दबाव होता है वह झिल्ली पर पड़ता है। जैसे ही यूट्रस अपरा बाहर की तरफ आता है, तो अपरा के साथ बहुत सारे जो है मेंबर झिल्ली लगा होता है, तो वह झिल्ली में भी जो है खिंचाव आने लगता है। ठीक है, और इसी बीच महिला अगर ज़्यादा थोड़ा सा जोर लगाती है तो वह जो है बाहर अपरा पूर्ण रूप से बाहर निकल जाता है अपने झिल्ली के साथ में। समझ गए ना? चलिए, गर्भाशय की दीवारें सिकुड़ती है, साथ ही गर्भाशय की सतह मायोमेट्रियम बीच वाला जो मध्य परत है वह भी सिकुड़ती है तथा जो है फटी रक्त वाहिनियों को अपने में दबा लेती है और रक्तस्राव बंद हो जाता है। अब जो रक्त वाहिनी ये फटता है प्लेसेंटा के हटने से यूट्रस के रक्त वाहिनी, तो वह अपने मन ऑटोमेटिक कैसे ठीक होता है? तो मेरे डियर, वह ठीक होता है कि जैसे जैसे यूट्रस सिकुड़ता है जन्म के बच्चे के बाद, तो वह जो है अपने अंदर जो भी उसके से ब्लडिंग होता है तो उस रक्त वाहिनी को अपने में दबा लेता है। ठीक है ना, और दबाने से रक्त जो है बंद हो जाता है। ठीक है, प्रेशर पड़ने से रक्त बंद ही होता है, तो यही चीज़ें होता है, निकलता है और ब्लड बंद होता है। 10वां पॉइंट देखिएगा, यदि अपरा एवं झिल्ली का कोई टुकड़ा गर्भ में शेष रह जाती है तो इसकी सूचना तुरंत डॉक्टर को देनी चाहिए। महिला के पेट से निचले भाग की मालिश करने से कभी कभी रक्त के थक्कों के साथ अपरा तथा झिल्ली के शेष से टुकड़े भी बाहर निकल जाते हैं। होता यह है कि मान गए अब बड़ी है, ठीक है ना, तो ऐसे में हो सकता है कि कभी कभी कंप्लीट जो है अपरा और उसके साथ जो भी एक्सट्रैक्टरी जो भी पदार्थ है वह बाहर नहीं निकलता है पूर्ण रूप से। कोई टुकड़ा अगर यूट्रस में फंस गया है तो उसको हम लोग जो है पेट से लेकर नीचे की तरफ मालिश करने पर वह जो है रक्त के साथ में निकल जाता है वह टुकड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और डॉक्टर को सूचित करें अगर कोई भी टुकड़ा अंदर फंस गया है तो। नेक्स्ट है, महिला को संपूर्ण पेट को ढक देना चाहिए। अब महिला को जब हो जाए डिलीवरी तो उसके संपूर्ण पेट को ढक देना चाहिए। शिशु की सफाई के पश्चात शिशु को माँ के वक्ष पर स्किन टू स्किन, जिसको हम लोग कंगारू मदर केयर कहते हैं, इसके कांटेक्ट के लिए लिटा देना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, बच्चे का अगर पूर्ण रूप से सफाई हो चुका है, उसके शरीर से जितना भी तरल पदार्थ लगा होता है, जो भी टिश्यू वगैरह या झिल्ली वगैरह लगा है, वाइट लगा रहता है ना, उसको साफ़ कर देने के बाद बच्चे को जो है माँ के सीने पर वक्ष पर जो है लिटाना चाहिए ताकि स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो सके। ठीक है, और इससे माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक प्यार जो है बढ़ता है। 13 नंबर है, शिशु के पैर के चिन्ह लेने चाहिए। फोटोग्राफ को पूरा करके समस्त रिकॉर्ड की जांच कर लेनी चाहिए। अब आप लोग को ये क्वेश्चन यहाँ पे पार्टोग्राफ आया, ठीक है, फोटोग्राफ नहीं है, सॉरी, पार्टोग्राफ है। ठीक है, पार्टोग्राफ जो होता है आप लोग को समझना चाहिए, यह जो है डिलीवरी में बहुत बड़ा जो है अहम रोल निभाता है। पार्टोग्राफ पढ़ना है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है 15 नंबर में, तो इसको एक ग्राफ के जरिए समझना होता है, मैं आपको समझाऊंगा। बाकी अभी देखिए, शिशु के पैर के चिन्ह लेना चाहिए और पार्टोग्राफ को पूरा करके रिकॉर्ड्स का जाँच कर लेनी चाहिए कि कोई असमानता या कोई डिलीवरी में समस्या तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है आपके हो गया 3rd स्टेप में, ये सब चीज़ें करना चाहिए जो भी आप 13 पॉइंट देखे हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं आप लोग। और मैं बार बार यही कहता हूँ, PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो को कुछ देर के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं।
लेकिन आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। पीडीएफ तो पढ़िएगा, बाद में आकर डाउनलोड कीजिएगा, लेकिन जब वीडियो देखते हैं तो कंप्लीट देखिए, समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं वीडियो के बीच में इम्पोर्टेंट बात जो है रुक रुक के बोलता भी रहता हूँ, तो वो सब अगर देखेंगे तब तो समझ पाएंगे, वरना रटते रहिएगा। अभी तो पास भी हो जाइएगा, लेकिन कंपटीशन में आपको कोई नहीं पास कराएगा, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग इसके नर्सिंग देखभाल देखेंगे कि तृतीय स्टेज में नर्सिंग देखभाल क्या होनी चाहिए। नर्सिंग देखभाल, नर्सिंग केयर। मेरे डियर, चलिए नर्सिंग केयर को डील करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है भग मतलब बलवा। बलवा को ठीक से सफाई करने के बाद भग पर विष संक्रमित पैड लगा देना चाहिए। भलवा आप लोग जानते हैं कि जो भलवा होता है, जो महिला का अंग है जहाँ से बच्चा जन्म लेता है, उसके आगे जो है बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ बहुत सारे द्रव वगैरह निकलता है, तो उसको अच्छे से भग को, बलवा को साफ कर देना चाहिए और उस पर पैड जो है लगा देना चाहिए, विसंक्रमित पैड। ठीक है, तो यह पहला जो है पॉइंट हो गया। दूसरा है माँ के जैविक चिन्हों को नियमित जो है चेक करते रहना चाहिए, जैसे रक्तचाप, नाड़ी और तापमान, ये सब नियमित चेक करते रहना चाहिए नर्स को। ठीक है, यदि एपिजियोटोमी हुई हो तो टाँकों की जांच करें और पेरिनियम क्षेत्र की जांच करें कि कोई घाव तो नहीं है। देख लीजिए, एपिजियोटोमी एक सर्जरी है जो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है और वह नहीं निकल पाता है, जो है भैजिना से, योनि से अगर ठीक से नहीं निकल पाता है तो उसको एक कट लगाया जाता है नीचे में। ठीक है, नीचे में एक कट लगाया जाता है जिससे उसका दीवार जो है, मुंह जो है बड़ा हो जाए और बच्चे निकल जाए, तो उसी कट लगाया जाता है, उसी को हम लोग एपिजियोटोमी कहते हैं। ठीक है, तो यह एपिजियोटोमी में जो टाँका लगता है उसका जांच करें और पेरिनियम क्षेत्र की घावों को देखभाल करें। प्रसव पश्चात, ठीक है ना, योनि मार्ग से होने वाले रक्तस्राव का अवलोकन करें। अब लेबर होने के बाद, प्रसव होने के बाद जो वेजिनल डिस्चार्ज होता है उसका जो है अवलोकन करते रहना चाहिए। ठीक है ना। पांचवा पॉइंट है, देख लीजिए कि नवजात शिशु का संपूर्ण अवलोकन करने के पश्चात माँ को शिशु के स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब नवजात शिशु का श्वसन का हो, एयरवे का हो, ठीक है ना, शरीर का साफ सफाई हो, तापमान का नियंत्रण हो, हृदय का दर हो, ये सब बिल्कुल अवलोकन कर लेंगे और बच्चा अगर सही रहेगा तो जो है उसे माँ के स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, तो एज ए नर्स ये सब आप कर सकते हैं। छठा पॉइंट है, यदि हो तो महिला को आईवी फ्लूइड दें। यदि हो तो महिला को आईवी फ्लूइड दें। अगर महिला को कोई प्रॉब्लम हो, कोई अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आए, बहुत ज़्यादा हाइपोवोलेमिक शॉक लग जाए, हो सकता है उसके शरीर में एनर्जी ना बचे बहुत ज़्यादा तरल निकल जाने से, तो उसे आईवी फ्लूइड दे सकते हैं आवश्यकता अनुसार। आईवी फ्लूइड मतलब जो लिक्विड वगैरह देते हैं ना, सलाइन वगैरह पानी जो चढ़ाते हैं, वही। नेक्स्ट है, किसी भी प्रकार की जटिलता होने पर चिकित्सक को तुरंत सूचित करें। अगर महिला में कोई भी जो है बच्चा में प्रॉब्लम आपको दिख रहा है तो तृतीय स्टेज के मैनेजमेंट में आप तुरंत जो है डॉक्टर को सूचित करेंगे। तो इस प्रकार से यह नर्सिंग मैनेजमेंट आपका हो गया समाप्त। मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट बताया। आपके अंदर एक काबिलियत होना चाहिए कि आप 3rd ईयर में आ चुके हैं, तो नर्सिंग मैनेजमेंट अपने हिसाब से किस बीमारी में कैसे लिखेंगे अब तक आपको नॉलेज हो जाना चाहिए। चूँकि आप 3rd ईयर में आ चुके हैं और अभी भी अगर नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना नहीं आ रहा है, मीन्स नर्सिंग केयर आप लिखना नहीं आ रहा है कि किस मरीज को कैसे नर्सिंग केयर देंगे, तो फिर आपका जो है समझिए कि बहुत बड़ा दिक्कत है, फिर आप कुछ नहीं जान रहे हैं। समझ गए। नर्सिंग केयर के मतलब क्या होता है? नर्सिंग देखभाल। नर्सिंग देखभाल में सभी मरीजों के लिए लगभग प्रक्रिया तो एक ही होता है देख रेख करने का, बट सभी मरीजों के जो देख रेख करने का जो तरीका होता है अलग अलग होता है। कोई सर्जरी वाले होते हैं तो उनको घावों को देख रेख किया जाएगा कि कोई डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है तो उसके लिए एनाल्जेसिक देंगे, वोमेटिक हो रहा है तो डॉक्टर के अनुसार एंटीमेटिक देंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग दवाइयाँ दे सकते हैं और अलग अलग तरीके से देख रेख कर सकते हैं। तो नर्सिंग केयर आपके नॉलेज अब हो जाना चाहिए। आप 3rd ईयर में आ चुके हैं, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि थर्ड स्टेज में माँ और बच्चे दोनों जो है
गंभीर हालात में हो सकते हैं, चूँकि अभी अभी नई दुनिया में बच्चा आया है, जन्म लिया है और माँ अभी पेनफुल प्रोसेस में होगी, पेनफुल सिचुएशन में। तो ऐसे में दोनों को कैसे हम राहत देंगे, कैसे देखभाल करेंगे, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। तो इस चीज़ को आप लोग को समझना चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तो 7 पॉइंट बता ही दिया हूँ नर्सिंग देखभाल कि बच्चा और माँ के लिए क्या करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट था बता दिए हैं। चलिए बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश में इसको अच्छे से इंग्लिश वाले अपना देख लीजिएगा और स्टडी कीजिए, ठीक है। PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।